औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद अवान ENG 524 लेक्चर 11 पार्ट 2। प्रीवियस टॉपिक्स में हमने कॉर्पस लिंग्विस्टिक का इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर हमने उसके कुछ स्ट्रेंथ्स पढ़ी और हमने उसकी कंस्ट्रक्शन में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उनको स्टडी किया। आज हम पढ़ेंगे कि कॉर्पस लिंग्विस्टिक की कंस्ट्रक्शन में कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट सबसे पहला चैलेंज है वो है कॉर्पोरा का साइज़। सबसे पहले कॉर्पस का साइज़ जो होता है वो कितना होना चाहिए, उसमें कितने वर्ड्स होने चाहिए, कितना वो लेंथी होना चाहिए। तो सबसे पहला चैलेंज ये होता है, ये रिसर्चर को डिसाइड करना होता है। अब यहाँ पे उन्होंने एक मिसाल दी है कि अगर हम एक डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए कॉर्पस लिंग्विस्टिक जो है वो यानी इकट्ठा कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो वर्ड्स की कलेक्शन है वो मिलियंस में होनी चाहिए, क्योंकि हम ज़ाहिर डिक्शनरी बना रहे हैं, उसमें हमने हज़ारों लाखों वर्ड्स ऐड करने होंगे। तो ये उसके पर्पस पे डिपेंड करता है कि हम किस लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। अब साइज़ की इशू को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, एक है रिप्रेजेंटेटिवनेस और एक है रिलेटेडनेस। रिप्रेजेंटेटिवनेस में हम ये देखते हैं कि जो टेक्स्ट, जो कंटेंट, जो डेटा हमने कलेक्ट किया है, क्या जो हमारा पर्पस है, जिस लैंग्वेज को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, क्या ये उसका रिप्रेजेंटेटिव है, ये उसके लिए इनफ है। और प्रैक्टिकलिटी में हम ये देखते हैं कि हमारे पास टाइम कितना है और हम इस टेक्स्ट को कलेक्ट किस तरह से करेंगे। अब जब टेक्स्ट को कलेक्ट करने की बात आती है तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो माइंड में रखने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले उस टेक्स्ट को हासिल करने से पहले परमिशन लेनी होती है। परमिशन किससे लेनी होती है? जिन लोगों से या जिन इंस्टीट्यूशन से हम वो टेक्स्ट ले रहे होते हैं। अब उसकी परमिशन लेने के भी डिफरेंट तरीके होते हैं, किस तरह से हमने परमिशन लेनी है और किस तरह से कॉपीराइट आ सकता है। तो ये वाले जो रूल्स हैं ना, ये फिर कंट्री टू कंट्री भी वेरी करते हैं, इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन भी डिफरेंट हो सकते हैं और सेटिंग पे भी डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि पब्लिक डोमेन टेक्स्ट जो होता है वो बाज़ औक़ात अवेलेबल होता है और उस पर हम विदाउट परमिशन के भी वर्क कर सकते हैं, और कॉपीराइटेड भी होता है। कुछ कॉपीराइटेड जो होता है उसमें हम परमिशन भी ले के उसको लीगल बना सकते हैं, या फिर बाज़ औक़ात हमें उसके लिए कुछ फ़ी भी पे करनी पड़ सकती है। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ इश्यूज़ को रेफ़र किया है। Some issues that are best addressed prior to corpus construction include what constitute a text, how will the files be named, कि कौन सा डेटा हमने कलेक्ट करना है, फिर उस फाइल्स को नेम किस तरह से देना है, क्या नेम देना है, फिर उन फाइल्स में अब इतनी ज़्यादा फाइल, इतने ज़्यादा हमारे पास डेटा होगा, उन फाइल में साथ में इंफॉर्मेशन कौन सी ऐड करनी है, और वो जो फाइल्स हैं हमारे पास उनको किस फॉर्मेट में सेव करना है, और उनके साथ कितना मार्कअप ऐड करना है। अब मार्कअप का मतलब होता है कि उनके साथ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ना वो ऐड करना। अब मार्कअप दो तरह के होते हैं, एक होता है डॉक्यूमेंट मार्कअप और एक होता है एनोटेशन। डॉक्यूमेंट मार्कअप रेफर टू मार्किंग much like HTML code that are used to indicate document features such as paragraph, P for paragraph। इस तरह से जो डॉक्यूमेंट मार्कअप है उसमें HTML कोड्स हम ऐड करते हैं किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, पैराग्राफ को, फॉन्ट, सेंटेंस और सेंटेंस नंबर वगैरह को। One of the change that we will see in the near future is greater availability of spoken corpora. This could be result of two factor। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपसे पेपर में इस तरह से पूछा जा सकता है या ये GT में भी आ सकता है कि आप जो है कॉर्पस लिंग्विस्टिक का फ्यूचर उसको किस तरह से देखते हैं, फ्यूचर में क्या होगा, किस तरह से कॉर्पस लिंग्विस्टिक को लिया जाएगा, किस तरह से ये फील्ड जो है वो इवॉल्व होगी। तो आपने यहाँ पे दो फैक्टर्स लिखने हैं। पहला ये है कि फ्यूचर में जो रिसर्चर हैं वो ज़्यादा विलिंग होंगे स्पोकन कॉर्पोरा को शेयर करने के लिए और इस पर वर्क करना वो ज़्यादा पसंद करेंगे। सेकंड चीज़ जो पहली फर्स्ट हमने रीज़न बताई है उसकी वजह यह है, सेकंड रीज़न में वो ये है कि अब जो स्पोकन कॉर्पोरा शेयर करेंगे या उस पर वर्क करेंगे उसकी वजह ये होगी कि फ्यूचर में ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी और उनमें एडवांसमेंट हो जाएगी, और इस तरह वॉइस रिकग्निशन और ट्रांसक्राइबिंग जो है वो ज़्यादा ईजी हो जाएगी स्पोकन लैंग्वेज की, और स्पोकन लैंग्वेज जो हमारे पास फाइल्स होंगी उनकी। तो इस तरह ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्यूचर के हवाले से, ये आपने याद रखना है, ये पेपर में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है द डेवलपमेंट ऑफ द यूजफुल synergy। In the 1990 saw the first suggestion that corpus technique could be used in order to carry out CDA। अच्छा, ये वाला भी इंपॉर्टेंट MCQs है कि जो कॉर्पस लिंग्विस्टिक का कॉन्सेप्ट था ये CDA में ये कब यूज़ होना शुरू हुआ, तो ये 1990s में हुआ। अब यहाँ पे उन्होंने आगे इसकी कुछ एग्जांपल दी हुई है कि किस तरह उन्होंने मैन और वुमेन की स्पीकिंग को न्यूज़ में एग्जामिन किया और फिर उन्होंने उसमें देखा कि जो using basic frequency information to note that terms referring to the male were much more frequent than those referring to the women। तो मैन को रेफर करने के लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट थी बरक्स वुमेन के।
एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसीज कोलोकेट्स, फ्रीक्वेंसीज यानी वर्ड्स कितनी दफ़ा यूज़ हो रहे हैं, कोलोकेट्स यानी जो वर्ड्स हमेशा इकट्ठे यूज़ होते हैं, और कंकॉर्डेंस यानी एक वर्ड के साथ जो आगे पीछे उसके कॉन्टेक्स्ट में वर्ड्स होते हैं, ग्रीव इन पॉपुलैरिटी ड्यूरिंग द लेट 90s एंड 2000 एज वेज ऑफ आइडेंटिफाइंग डिस्कोर्स और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्टिकुलर आइडेंटिटी ग्रुप और कॉन्सेप्ट पार्टिकुलरली इन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ मैंने कुछ फ्रेमवर्क बताए हुए इसी हवाले से। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये वाले जो कीवर्ड्स होते हैं ना, कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स के हवाले से भी एमसीक्यूज भी आ सकते हैं और क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट रिसर्चर का डिफरेंट अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था। सबसे पहले यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, स्टब्स फॉलोड विलियम्स इन व्यूइंग अ कीवर्ड एज अ वर्ड दैट हैज सिग्निफिकेंस इन अ पर्टिकुलर डिस्कोर्स एंड टेल्स अस अबाउट द वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। अब इन्होंने इस तरह से डिफाइन किया है कि जो कीवर्ड्स होते हैं इनकी एक अहमियत होती है डिस्कोर्स में, और ये हमें सोसाइटी की वैल्यूज़ के मुतालिक बताते हैं, जिस तरह एम्प्लॉयमेंट और फैमिली के मुतालिक। कीवर्ड्स हैव बीन यूज्ड एज अ स्प्रिंग बोर्ड फॉर related forms of analysis including concordance. Keywords where sub-corpus is created using concordance lines derived from a particular search word and then keywords are allocated from that. तो यहाँ पे उन्होंने keywords को define किया हुआ है और इनकी क्या अहमियत है corpus linguistic के अंदर। कॉर्पस एजिस्टिस डिस्कोर्स स्टडीज़, ये वाला जो एब्रीवेशन है ये आपसे पूछी जा सकती है, कैट्स। अब इसका पर्पस क्या होता है? द मेन एम ऑफ कैट्स इज़ टू डिस्कवर नॉन ऑब्वियस मीनिंग एंड आइडेंटिफाइंग क्वेश्चन एंड पजल दैट वुड अदरवाइज हैव नॉट बीन कंसीडर। यानी कि जो नॉन ऑब्वियस मीनिंग होती है चीज़ों के, और ऐसे क्वेश्चन आंसर और ऐसे पजल जिनको अमूमन नज़रअंदाज कर दी जाते हैं, तो इसका मकसद उनको हाईलाइट करना था, उनको डिस्कवर करना था। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।